नमस्कार, मैं पंकज कुमार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम प्रगति की राह पर में। आज हम आपको एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने खूब पढ़ाई की, स्वयं ने MBA किया। उनकी धर्मपत्नी खुद CA हैं। दोनों पति पत्नी ने मिलकर 400 वर्ग मीटर से खेती की शुरुआत की और आज ये खेती के अंदर लाखों रुपए कमा रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर अपनी खुद की नर्सरी विकसित की है। उसके अलावा ये लाल अमरूदों का बाग भी लगा रखा है। तो चलिए मिलते हैं ग्राम मंडोर, जिला जोधपुर, राजस्थान के निवासी ललित देवड़ा और उनकी धर्मपत्नी खुशबू देवड़ा जी से। किसान ललित देवड़ा एवं उनकी पत्नी खुशबू देवड़ा MBA एवं CA की पढ़ाई का उपयोग खेती को व्यवसाय के रूप में देकर कर रहे हैं। इन्होंने अपने खेत में बागवानी में काले अमरूद की खेती, नर्सरी एवं एग्रो टूरिज्म को अपनाकर खेती से बहुत लाभ का सौदा बनाया है। आज खेती के मामले में सरकार भी इनसे समय समय पर सलाह लेती है। ये कई किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। नमस्कार ललित जी, नमस्कार खुशबू जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम प्रगति की राह पर में। जी नमस्ते। ललित जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस तरह से आपने MBA किया, आपने CA किया, उसके बाद अचानक से खेती में कैसे? सर आप उसको वैसे समझिए कि आज के तारीख में जो लोगों की धारणा थी या किसानों की जो धारणा रहती है कि फार्मिंग है जिसमें एजुकेशन नहीं आ सकती है, वो सारी चीज़ें, जब मैं मेरा MBA कर रहा था तो उस समय हमारा जो इंटर्नशिप का प्रोग्राम होता है कि समर इंटर्नशिप, जिसके बाद आप डिसाइड करते हो कि आपको नेक्स्ट कौन से फील्ड में जाना है। उसी दरमियान मेरे को एग्रीकल्चर वाला जो फील्ड है उसमें जाने का मौका मिला और कुछ जगहों पे मैं विज़िट किया, जैसे पुणे वगैरह में हमने ग्रीन हाउस वगैरह का मॉडल फार्मिंग के कॉन्सेप्ट को देखा। वहाँ से मेरे माइंड में आया कि एक MBA करके भी एक बंदा एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम कर सकता है। और वहीं से हमने फार्मिंग के लिए सोचना शुरू किया और यहाँ जोधपुर आके मैंने जो खुद का पेरेंटियल फार्म था वहाँ पे इसके लिए काम स्टार्ट कर दिया। जी खुशबू जी, CA करने के बाद अचानक से खेती में अपने पति के साथ सहयोग करना, किस तरह का माहौल रहा, किस तरह की मनोस्थिति रही, हमारे किसानों को बताएंगे? इनको देख के मुझे प्रेरणा मिली कि एक नया चीज़ है, जो नई काम है, अपन कर सकते हैं। एक बिल्कुल ही हटके काम होगा, आउट ऑफ द बॉक्स काम है, तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इनका साथ दिया इसमें। प्रोफेशनल काम तो सभी लोग अपना करते ही हैं कि जिस फील्ड से आपने डिग्री लिया है वो काम तो करें, बट उस डिग्री को आप किसी बिजनेस में यूटिलाइज करते हो। जैसे आज के तारीख में मिसेस CA हैं तो मेरा सारा कॉमर्स वाला वर्क है वो सारा ये संभालते हैं, और मैनेजमेंट फार्म का सारा नई नई इनोवेशंस क्या क्या करनी है वो सारा मैं ही संभालता हूँ। तो एक तरह से हमने जो हमारी डिग्री थी या जो हमारी पढ़ाई थी उसको एक अलग फील्ड में लेके गए, जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर अपन कह सकते हैं, और उसमें आ गए हम लोग। यंगस्टर बच्चे हैं जो गांव से पलायन कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो खेती से जुड़ाव किस तरह से बढ़ा सकते हैं? सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो धारणा है जो लोगों में बनी हुई है, या स्पेसिफिकली आप समझो किसान फैमिली में या उनके बैकग्राउंड में जो बनी हुई है कि आप खेती से कुछ नहीं कर सकते हो या फार्मिंग में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल मिथ्या है। यदि आप उस खेती को भी एक तरह से बिजनेस ट्रीट करो कि आप ये समझो कि ये हम कोई व्यापार या कोई ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप कर रहे हैं, तो 100% आप खेती में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हमने भी उसको वैसे ही किया था। सिर्फ 400 वर्ग मीटर के स्थान से, छोटे से एरिया से, क्षेत्र से हमने काम शुरू किया। आज हम पूरा फार्म संभाल रहे हैं। हमारे पास बहुत बड़ा नर्सरी का सेटअप है, हमारे पास वर्मी कंपोस्ट का सेटअप है, कस्टम हायरिंग का सेटअप है, हम लोग लैंडस्केपिंग का काम करते हैं। तो एक तरह से किसान ने भी अपना पोर्टफोलियो बना दिया। अल्टीमेटली आपको 12 ही महीने आपके पास अर्निंग होनी चाहिए। ललित जी, आपने अभी बागवानी के अंदर क्या क्या बागवानी कर रहे हैं? सर अभी आपको इनोवेशन या नई चीज़ के बारे में यदि मैं डिस्कशन करूँ तो हमने लेटेस्टली यहाँ पे ब्लैक गुआवा, या जिसको लाल कलर का अमरूद बोला जाता है जी, बिल्कुल नई प्रजाति है अमरूद की, उसको हमने हमारे यहाँ फार्म पे लगाया है, जिसको लगभग ये मेरे पीछे भी देख सकते हो 2 साल के ये लगभग प्लांट्स हैं। बेसिकली हमने ये पौधे बंगाल से मंगवाए थे। इसको बोलते हैं कि ये वैरायटी थाईलैंड की एक वैरायटी है और अभी ये एक्जोटिक फ्रूट में वैरायटी आती है, तो हमने कहा नई वैरायटी लगाए जाते हैं, तो इस टाइप से हमने इसको लगाया है। मार्केट में इसकी रेट्स भी हमारे को बहुत अच्छी मिल रही है और अब इसका देखते हैं कि कितना यील्ड आएगा, तो वो हमारे को 2-3 साल में इसका पूरा रिजल्ट पता चल जाएगा, तो फिर हम दूसरे किसानों को भी इसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं। अभी आपने अपने खेत में कितने प्लांट इसके लगा रखे हैं? सर अभी हमने 100 पौधों से इनकी शुरुआत करी है। खुशबू जी, आप हमें बताइए कि आपको ये लाल अमरूद की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये एक्चुअली मेरी ही प्रेरणा थी कि मेरे को किचन में, कुकिंग में, प्लेट डेकोरेशन, इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं ऐसे ही नेट पे सर्च करती रहती हूँ, तो वहाँ से मुझे पता चला कि ये भी एक तरह का ब्रीड है गुआवा का।
तो मैंने कहा क्यों ना ये अपन अपने फार्म पे ट्राई करके देखें। तो मैंने इनसे डिस्कस किया तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है, अपन भी ट्राई करके देखते कैसी इसकी होती है, कुछ नया ही करने को मिलेगा अपन को। और जब भी अपन देखते हैं कि कोई भी मार्केट में नया तरह का फ्रूट या कोई सब्जी आता है तो हमेशा ही शुरुआत के दिनों में या शुरुआत के कुछ सालों में उसका बहुत अच्छा आपको मार्केट मिलता है। तो इसका चॉइस था और हम दोनों ने मिलकर फिर इस तरह की नई प्लांट्स के बारे में, ब्रीड के बारे में, अमरूद की है जो पता किया था। जनरली पहले यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमरूद में L49 है या इलाहाबादी सफ़ेदा है, यही वैरायटियाँ होती थी जो कि मार्केट में बहुत कॉमन है और हर कहीं पे मिल जाती है। जबकि ये हमारे को नया अमरूद की वैरायटी लगा तो फिर हमने बाहर से प्लांट्स को प्रोक्योर किया और इसका भी काफ़ी हमारे को कहा था कि भाई नहीं ये अब नया लगाते हैं, तो हम उसके लिए ये प्लांट्स का सिलेक्शन करके इनको ब्लैक गुआवा या लाल अमरूद भी बोलते हैं, इनका लगाया है। हमारे किसान भाइयों को बताइए कि क्या हमारे किसान भाई भी इसकी खेती कर सकते हैं? जी बिल्कुल उगा सकते हैं सर। इसके लिए एक चीज़ अपने को विशेष ध्यान देनी पड़ती है, जहाँ पे भी अपन जिस ज़मीन में इसको लगाएं, एक तो पानी की क्वालिटी आपके वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। यदि पानी मीठा नहीं होगा तो अमरूद का पौधा है जो काफ़ी सेंसिटिव होता है खारे पानी के लिए, तो आपका इसी और पीएच जो है इसके सूटेबल होगा। और यदि सॉइल में अच्छी ड्रेनेज की व्यवस्था है तो आप हमेशा मतलब आसानी से इसको लगा सकते हो, कोई तरह का उसमें दिक्कत नहीं रहेगा। हमारे किसानों को आप ये बताइए कि वो इसकी पैदावार साल में कितनी बार ले सकते हैं? सर जनरली यदि इस अमरूद की बात करूं तो वेस्टर्न राजस्थान में और जोधपुर में जो हमारा सर्दी का समय रहता है, स्पेसिफिकली दिसंबर, जनवरी और फरवरी और मार्च का कुछ हिस्सा, तो वो सबसे ज़्यादा इसके लिए सूटेबल होता है। तो साल में एक ही बार फसल इसकी अच्छी होगी जो कि सर्दी के टाइम की होगी। सर्दी के टाइम जी। ललित जी, मार्केटिंग के बारे में कुछ बताइए हमें। हाँ सर, मैं जैसे आपको बता रहा था कि अभी इसमें जोधपुर में यदि आपको मार्केट अच्छा नहीं मिलेगा तो ये आसानी से हम लोग 7-8 दिन 10 दिन भी ख़राब नहीं होता है तो इसको जयपुर भेज सकते हैं या दूसरे दिल्ली वगैरह दूसरी जगहों पे भी भेज सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ में वहाँ के अपने को रेट भी ज़्यादा, मंडियों में रेट अच्छी मिल सकती है। और इसका मार्केट भी अपने यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है जोधपुर ज़िले में, तो अगर हम ये कुछ नया फूड मार्केट में डालेंगे तो लोग उससे अट्रैक्ट होकर उसे खरीदेंगे, तो हमें इनिशियली मार्केट भी बहुत अच्छा मिलेगा। ग्राहक आता है उनको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि किस समय कौन से पौधे में कितना पानी देना चाहिए या कौन सी उसमें दवाई देनी चाहिए या कौन से कीड़ा उसमें लग गया है, तो जैसे सफ़ेद मक्खी है या काले मच्छर वगैरह है, तो इन सब चीज़ों की भी जानकारी हम लोग हमारे यहाँ नर्सरी में देते हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ललित देवड़ा एवं उनकी धर्मपत्नी खुशबू देवड़ा ने पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नर्सरी लगा रखी है। ये नर्सरी की देखभाल स्वयं करते हैं एवं स्वयं पौध लगाने के साथ साथ आसपास के किसानों से सब्जियों की पौध एवं विभिन्न प्रकार के पौधे खरीदकर नर्सरी में रखते हैं। जोधपुर शहर के नजदीक होने की वजह से ये शहर के लोगों को बेचकर अच्छी आय कमा रहे हैं। ललित जी एक बहुत बड़ी नर्सरी चलाते हैं जो कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नर्सरी है। तो चलिए आइए हम जानते हैं यहाँ पर कि ललित जी और खुशबू जी किस तरह से इस नर्सरी को चला रहे हैं। जी ललित जी, नर्सरी के बारे में हमें कुछ बताइए। हमारी ये स्वास्तिक नर्सरी है वो जोधपुर सिटी के बहुत क्लोज है जी। मतलब 10 मिनट या 15 मिनट के ड्राइव में कोई भी बंदा मेरे इस फार्म पे आ सकता है। तो अब जब शहरी लोगों की अपन बात करें या मतलब किसानों की आय को ज़्यादा बढ़ाने की बात करें तो मतलब जो शहर के लोग हैं वो ज़्यादा पौधों को पसंद करते हैं। तो सारे पौधे ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आप वेस्टर्न राजस्थान के क्लाइमेट में उगा लो या कर लो, तो इसलिए हमारे को कुछ पौधे बाहर से भी मंगाने पड़ते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश हुआ, पूना हुआ, वहाँ से हमारे को पौधे लेके आने पड़ते हैं जो घरों में काम आते हैं, घरों के आगे जो बगीचे होते हैं उनमें काम आते हैं। अभी आजकल मार्केट में एक नया ट्रेंड चला है, लोगों को समझ में आने लगा है कि एयर प्यूरीफायर जो आपके वहाँ कमरे में या दूषित हवा है या वहाँ है, तो वहाँ पे भी एयर प्यूरीफायर के बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। तो ये पौधे जनरली यहाँ जोधपुर के क्लाइमेट में तैयार नहीं होते, तो इस टाइप के पौधे हम कलकत्ता हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ या पुणे हुआ, उनसे वहाँ से लेके आते हैं बाहर से और यहाँ पे लाके हम उनको बेचते हैं। ललित जी, आपने बताया आप आंध्रा से, कलकत्ता से, मुंबई से, पुणे से, यहाँ से, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट और राजस्थान का जो क्लाइमेट है, किसान भाइयों
मौसम का जो परिवर्तन है वो प्रत्येक जगह पर अलग अलग होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं ललित जी से कि इस रेगिस्तानी इलाके जो कि जोधपुर है, यहाँ ऐसे इलाके में ये किस तरह से इसको बनाते हैं और किस तरह से इनका पालन पोषण कर रहे हैं आप? जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर। जो वहाँ का क्लाइमेट है, यदि अपन पुणे महाराष्ट्र का बात करें या फिर कलकत्ता की बात करें, तो वहाँ पे क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा अपने यहाँ के कंपेयर में अच्छा है। तो हमारे को क्या करना पड़ता है कि जैसे आप अभी देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा ग्रीन हाउस का सेटअप किया हुआ है, जहाँ पे अलग अलग हमने एक ब्लैक कलर की 90% की शेड नेट लगाई है, एक ग्रीन कलर की 50% की शेड नेट लगाई है। तो जो पौधे छाया में रखने वाले होते हैं या जिनको अच्छा क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, तो उनको हम उसी की तरह से अरेंजमेंट करके रखते हैं, क्योंकि यहाँ बाहर अपन सारे पौधों को नहीं रख सकते। तो एक प्रॉपर तरह का आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसको ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस बोलते हैं अपन, जहाँ पे आवश्यकता के अनुसार किस पौधे को कितनी सनलाइट की ज़रूरत है, किसको कितनी नहीं है, उसके हिसाब से उन पौधों को अरेंजमेंट करके प्रॉपर तरीके से रखा जाता है, ताकि बहुत ज़्यादा गर्मी से भी बचा जा सके। और हाँ, एक विशेष चीज़ जो सर्दियों में नहीं, गर्मियों में जो यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी, लू होती है, तो उसके लिए आप देखेंगे हमने फॉगर्स भी लगा रखे हैं। तो इनको फॉगर्स को लगाने से क्या होता है कि अंदर ह्यूमिडिटी को हम मेंटेन कर लेते हैं, तो जिस वजह से बाहर से जो कोई पौधा आता है तो उसको भी हम आसानी से यहाँ पे रख सकते हैं और उसकी देखभाल भी आसानी से की जा सकती है, ख़राब नहीं होता है वो। खुशबू जी, आपको भी पता है कि गृहिणियों को नर्सरी जिसे कहते हैं, अपना छोटा गार्डन बनाना या जिसे कहते हैं किचन गार्डन बनाना, और हमारे प्रत्येक किसान के घर में भी एक छोटा सा गार्डन होता है, किचन होता है, तो किस तरह से गृहिणियों को आप मोटिवेट करते हैं कि वो भी अपने घर में इस तरह से? महिलाओं को किचन गार्डन का आजकल बहुत शौक हुआ है। किचन गार्डन के साथ साथ वो अपने ड्राइंग रूम में भी ऐसे ऑर्नामेंटल सजावटी पौधे जिसको कहते हैं, उन्हें रखना बहुत पसंद करते हैं। तो हम यही सोचते हैं कि मैं इस तरह से सोचती हूँ कि महिलाओं को क्या पसंद आएगा। जैसे मैं भी हूँ, तो मैं मेरे घर में किस तरह के पौधे रखना चाहती हूँ। जैसे एक्सोरा हुआ, थोड़े छोटे फ्लावर्स आते हैं, सिंसवेरिया हुआ, इस तरह के प्लांट जो घर में भी अच्छे लगे। और किचन गार्डन होता है तो वहाँ पे आप सब्जियाँ भी उगा सकते हैं, तो हम बीज भी रखते हैं ताकि गृहिणियाँ आएँ और बीज लेके जाएं तो वो अपने किचन गार्डन घर पे तैयार कर सकती है। और ये आसानी से, बिना ज़्यादा मेहनत के, बिना ज़्यादा नॉलेज के भी आप इसे उगा सकते हैं अपने घर में अच्छे से। तो हमारे किसान की पत्नियों को भी आप बताइए कि वो किस तरह से अपने पतियों की मदद करें, और आप किस तरह से अपने पति की इस नर्सरी में मदद करती हैं? मैं इनके नर्सरी में आए हुए ग्राहकों को, जो बेसिकली लेडी ग्राहक होती है, उनको मैं पौधे बताती हूँ, उनको क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से मैं भी समझती हूँ कि उनको क्या चाहिए, फिर उन्हें पौधे दिखाती हूँ, उन्हें उनकी नॉलेज देती हूँ उनके हिसाब से कि उन्हें कितनी नॉलेज है, उसके हिसाब से उन्हें पौधे दिखाती हूँ। सबसे ज़्यादा पौधों की देखभाल की जो ज़रूरत पड़ती है, उसको अपने को, महिलाओं को या जो ग्राहक आता है उनको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि किस समय कौन से पौधे में कितना पानी देना चाहिए, या कौन सी उसमें दवाई देनी चाहिए, या कौन से कीड़ा उसमें लग गया है, तो जैसे सफ़ेद मक्खी है या काले मच्छर वगैरह है। तो इन सब चीज़ों की भी जानकारी हम लोग हमारे यहाँ नर्सरी में देते हैं। तो जब मेरी मिसेज साथ में होती है तो ये महिलाओं को भी इन सब चीज़ों की जानकारी देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को नुकसान नहीं हो या वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पौधों को बचा के रख सके। इन सब चीज़ों की भी जानकारी साथ साथ में हम लोग देते रहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह के आपने पौधे लगाए हैं जो गृहिणियों को और कि हमारे किसान साथियों को पसंद आएंगे। जी चलिए, आपको मैं दिखाता हूँ इसको भी। ये सिंसवेरिया का प्लांट्स हैं जो इंडोर में भी काम आता है, एयर प्यूरीफायर का प्लांट है ये भी एक तरह से। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास गोल्डन साइप्रस या मतलब फर्न की वैरायटी है, वो भी है। ये अगेन फिर से एक तरह का सिंगोनियम का प्लांट्स है, जिसको भी इंडोर में अपन रख सकते हैं। इसमें भी अलग अलग कलर्स आते हैं काफ़ी सारे। ये पेंसिल पाइन का प्लांट्स हैं। उसके बाद में आपको एग्लोनिमास की वैरायटियाँ यहाँ देखने को मिल जाएगी। आप यदि देखेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे सीजनल्स के, आजकल अलग अलग फ्लावर्स वाले, फूलों की वाले पौधों की भी काफ़ी मतलब वो रहती है डिमांड। गजेनिया की वैरायटी है ये जीनिया के प्लांट्स है ये वाले भी। जैसे हम अभी बात, ये पौधा बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ जी, ये भी सीजनल प्लांट्स में ही आता है, पेंजी बोलते हैं इसको जी। जैसे अपन सब्जियों की पौध तैयार करते हैं, वैसे के वैसे इन सीजनल पौधों की भी पौध अपन लोग तैयार कर सकते हैं और ये वापस मार्केट में बेच सकते हैं। तो सब्जियों के साथ साथ में इस तरह से किसान लोग भी जो है अलग अलग फूलों वाले, सीजनल फूलों वाले पौधे होते हैं, उनकी भी पौध तैयार करके मार्केट में बेच सकता है। ये सभी सीजनल, ये सभी जो पौधे हैं, ये सारे जो है अलग अलग सीजनल्स के पौधे हैं। तो देखा आपने किस तरह से ललित जी और खुशबू जी मिलकर खेती करते हैं, अपनी नर्सरी चलाते हैं। तो आप भी इनसे प्रेरणा लेकर खेती कर सकते हैं, नर्सरी चला सकते हैं और अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं।
तो खेती के साथ साथ में इन चीज़ों को भी एक पर्यटन के क्षेत्र पे दिखाया जा सकता है और ये चीज़ भी बढ़ावा मतलब देके मतलब एक तरह से मॉडल बनाया जा सकता है कि एक गांव में इस टाइप का सेंटर है जहाँ पे जाके आप अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं और कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा आमदनी भी उस क्षेत्र में रहने वाले किसानों की बढ़ेगी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राजस्थान पर्यटन क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। श्री ललित देवड़ा एवं उनकी पत्नी खुशबू देवड़ा ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कृषि पर्यटन के रूप में अपने खेत को विकसित किया है, जिससे ये अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। श्री ललित देवड़ा का कृषि पर्यटन का मॉडल पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है। ललित देवड़ा जी नर्सरी चलाते हैं, लाल अमरूदों की खेती करते हैं। इसके अलावा ये पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहे हैं और पर्यटन को जोड़ रहे हैं गांव के साथ, और ये कहलाता है कृषि पर्यटन। तो जानकारी लेते हैं ललित जी से कि वो किस तरह से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और ये आमदनी का एक अच्छा जरिया है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा सर, हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो इतना बड़ा फार्म है, जो हमारा नर्सरी का सेटअप है, हम लोग जो स्कूल्स के बच्चे होते हैं या जो बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं, उन लोगों को यहाँ पे रुकने के लिए हमने पहले तो कुछ रूम्स वगैरह बना दिए हैं, तो उनका एकोमोडेशन यहाँ हो जाता है। फूड्स यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह कुछ है जो हम यहाँ पे ग्रो करते हैं। अच्छा, नाइट स्टे करने के लिए वो यहाँ स्टे करेंगे, फिर पूरे दिन फार्म में घूम सकते हैं। उनके खाने पीने के लिए छोटा सा रेस्टोरेंट का भी हमने सेटअप कर दिया है। तो ये एक प्रक्रिया चलती रहती है जिसमें जो लोग ग्रामीण परिवेश को पसंद करते हैं या साथ साथ में एक तरह से मतलब सब्जियां उगते हुए कैसे होती है, कैसे मतलब फसलें होती है, या किस तरह से डेयरी का सेटअप होता है, उनको यहीं से हमारा डायरेक्ट जो डेयरी है वहीं से दूध निकाला जाता है, दूध निकल के उनको डायरेक्ट सर्व किया जाता है। ये सारी चीज़ें एक तरह से दिखाई जाती है और इसको आजकल लोग बहुत पसंद करते हैं। इसको एग्रो टूरिज्म का भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, जहाँ एक तरफ फार्मिंग हो रही है, दूसरी तरफ जो शहरी लोग हैं या बाहर से जो टूरिस्ट है उनको खेती के साथ साथ में मतलब एक तरह से उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी हम लोग कर सकते हैं। हमने जैसे छोटा सा एक गार्डन भी हमारे खेत में एक साइड में बना दिया है, तो जहाँ पे वो छोटी मोटी सोशल गैदरिंग्स वगैरह भी होती है, तो वो भी हो सकती है। किसान भाइयों, जिस तरह से आपने देखा कि आज हर व्यक्ति गांव से जुड़ना चाहता है, क्योंकि जो हमारी जड़ें हैं वो गांव में बसती है। उसी सिलसिले में हम ललित जी से और जानना चाहते हैं किस तरह से विदेशी पर्यटकों को भी हम गांव में ला सकते हैं। सर देखिए, सबसे पहले तो जो मेरी ये लोकेशन है वो जोधपुर में मंडोर क्षेत्र में स्थित है, और जो कि जोधपुर सिटी से नज़दीक है, और हमारे बिल्कुल पास में एक बहुत बड़ा रिजर्वर डैम भी बना है, एक पर्यटक स्थल भी बनते जा रहा है। तो वहाँ पे बोटिंग्स वगैरह भी होती है। तो जो भी पर्यटक हमारे यहाँ आता है या जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, इवन अभी हमारे पास में जैसे थाईलैंड से थे या उससे कुछ समय पहले हमारे पास में यूएसए और कनाडा से भी कुछ लोग गेस्ट आए हुए थे, जिनको मतलब रियल विलेज देखना है या मतलब जो फार्मिंग ट्रेडिशनल जो होता है राजस्थान को देखना है, उसका कल्चर देखना है, तो वो लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जो फार्म का एक्टिविटीज़ भी देखते रहते हैं। साथ में जो नियर बाई हमारे जो छोटे छोटे कस्बे हैं या ढाणिए हैं, जहाँ पे मतलब हम उनको सफारी भी करवाने के लिए हमारी गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं, जहाँ अर्ली मॉर्निंग वो लोग चले जाते हैं और खेत में दूसरी चीज़ें देख के भी आते हैं, कैसे क्या ग्रामीण परिवेश में लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें एक तरह से एक सेंटर मेरा ये यहाँ पे बन गया। एग्रो पर्यटन में ललित जी और क्या क्या संभावनाएं और गांव वाले हमारे जो किसान साथी हैं वो इसमें और अच्छा कैसे कर सकते हैं? देखिए सर, आपको वैसे बताना चाहूँगा कि जैसे आप किसी ढाणी या किसी कस्बे में एक तरह से इस टाइप का कोई सेटअप होता है, एक मॉडल बनता है, तो अपने राजस्थान में स्पेसिफिकली बात करें तो हर जगह की अलग अलग कुछ न कुछ विशेषता है। वहाँ के रीति रिवाज है, वहाँ का रहना खान पान या जो तरीका है। तो आप जब कोई बाहर से आता है और वो यदि गांव में इस तरह के उसको रहने की और शुद्ध खाने की व्यवस्था मिल जाएगी, तो वो लोग क्या करेंगे कि जो छोटे छोटे लघु उद्योग से
जैसे कुम्हार है वो अलग अलग तरह का कुछ अपने बनाने का कुछ वो काम करता है, या जो चमड़े वाला है कुछ वो बनाने का काम करता है। तो खेती के साथ साथ में इन चीज़ों को भी एक पर्यटन के क्षेत्र पे दिखाया जा सकता है और ये चीज़ भी बढ़ावा मतलब देके मतलब एक तरह से मॉडल बनाया जा सकता है कि एक गांव में इस टाइप का सेंटर है जहाँ पे जाके आप अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं और कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा आमदनी भी उस क्षेत्र में रहने वाले किसानों की बढ़ेगी, या जो छोटे छोटे उद्योगों से जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग जो किसान लोग कर रहे हैं वो भी बढ़ेगी। तो चलिए किसान भाइयों, हम देखते हैं एग्रो पर्यटन के लिए ललित जी ने क्या क्या यहाँ पर तैयारियां कर रखी है जिससे कि पर्यटक आकर्षित होते हैं। जी आप आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ललित वो जी, किया हुआ है। ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पे एक बैठने के लिए अलग से सेटअप कर दिया है, 4-5 अलग से मुड्डे लगा दिए हैं, टेबल लगा दिया है, ऊपर एक छोटा सा फैन। तो बहुत ही सस्ता सुंदर तरीके से मतलब जो टूरिस्ट आते हैं या जो लोग बैठना चाहे फार्म में, तो उन तरह को बैठने के लिए एक तरह से व्यवस्था कर दी है जहाँ पे वो आराम से घंटे 2 घंटे बैठ गए। उनको अच्छा देखो छोटे छोटे गमले लगा दिए, कुछ पेड़ पौधे लगा दिए, जिससे उनको बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण माहौल का अनुभूति होती है। तो ये सेटअप भी इस तरह से टूरिस्ट को आकर्षित करता है। ललित जी, आपने बताया कि इस तरह से अपन झोपड़ी बना सकते हैं, कुछ भी गजीमो टाइप बना सकते हैं जो कि पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। जी, इसके अलावा पर्यटक रात में भी रुकना चाहते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? हाँ, किसान क्या व्यवस्था कर सकते हैं? जो पर्यटक सर रात को रुकेंगे तो उनको अपने को प्रॉपर रहने की व्यवस्था देना पड़ता है, तो उनके लिए रूम्स वगैरह अपन कुछ बना सकते हैं। आइए मैं आपको वो भी चीज़ दिखाता हूँ कि कैसे अपन उनके रहने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे एक छोटा सा हट बना रखा है, झोपड़ी टाइप से बना दिया है, वुडन की लकड़ी का फ्रेम और कांच, और ऊपर छत जो है एक तरह से मतलब जो पतरे वगैरह होते हैं छपरा टाइप से बना के ये बैठने के लिए वगैरह का, जहाँ बाहर कुछ पेड़ पौधे वगैरह वो लगा दिए हैं जिससे कि एक अच्छा सुकून सा वो लगे। किसान भाई भी अपने वहाँ पे इस टाइप से बनवा सकता है। आइए मैं दिखाता हूँ अंदर कैसे सोफे वगैरह लगा के बैठने का कर सकते हैं अपन। तो ये तो बहुत ही आलीशान कमरा है आपका। जी, इस तरह से हमने एक सेटअप किया हुआ है। यहाँ पे आप जी। देखेंगे हमने पीछे ईंट की दीवार बनाई थी, उसके ऊपर वॉलपेपर लगा दिया है। वैसे पता नहीं चलता है बट बहुत ही सस्ते में ये वॉलपेपर लग गया। फिर इस तरह से रहने के लिए बहुत ही अच्छा प्रॉपर कुशन होना चाहिए, गद्दा, तकिया। हाँ, ये जो भी कोई बाहर से टूरिस्ट आता है या गेस्ट लोग आते हैं तो आपको रहने के लिए जो आपका जो है वो एकदम क्लीन रहना चाहिए, सारा रूम्स वगैरह प्रॉपर, ताकि उन लोगों को बहुत ही आसानी हो। जी ललित जी, आपने इतने बेहतरीन काम किए हैं, आपने नर्सरी से डेवलप की, आपने इतना एग्रो पर्यटन को विकसित किया, इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की, इतने बेहतरीन कार्य किए, इनके लिए आपको कभी कोई पुरस्कार भी मिला? जी, मेरे को अलग अलग काफी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं, वो भी मैं दिखा दूंगा। वीर दुर्गादास अवार्ड है, या गणतंत्र दिवस है 15 जनवरी पे है, 15 अगस्त पे है, और साथ ही साथ में जो ग्राम जो मेला होता है वहाँ पे भी मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी काफ़ी, इवन मैं तो नीति आयोग में भी गया हुआ हूँ दिल्ली में भी, जहाँ पे मतलब फार्मर की इनकम को कैसे डबलिंग करें, इन सारे चीज़ों का अलग अलग मुझे अवार्ड भी मिले हैं जाने का। और साथ ही साथ मेरे यहाँ पे बहुत सारे डेलीगेट्स भी गवर्नमेंट्स की तरफ से भी और दूसरे भी जो लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक SS राठौड़ से हमने बात की तो उन्होंने बताया, ललित देवड़ा जी ने एग्रो टूरिज्म पे बड़ा अच्छा एक उनके फार्म पे उन्होंने व्यवस्था कर रखी है, जिसमें देसी हिसाब से देसी हट्स बना रखी हैं, देसी तरीके से वो गाय पाल रखी हैं, जिसमें देसी गायें हैं, उनके ही सारे प्रोडक्ट वहाँ यूज होते हैं। खेत के अंदर उन्होंने सारा ऑर्गेनिक सब्जियां और फल और सारे कर रखे हैं, तो एक उसको देसी वातावरण दिया गया है। और क्योंकि आजकल पर्यावरण शहरों के अंदर इतना अशुद्ध हो चुका है और बड़ी बड़ी होटलों की जो रहन सहन है या रात की तड़क भड़क है, उससे पब्लिक त्रस्त हो चुकी है और वो गाँव में जाकर अपना समय बिताना चाहता है हर कोई परिवार के साथ में। तो इस एग्रो टूरिज्म में बड़ी अपार संभावना है कि आदमी वहाँ जाके और देसी हिसाब से, देसी जैसे अपनी राजस्थान की संस्कृति है, बैलगाड़ी है, ऊँट गाड़ी है, और बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, पशु पालन है, गायें हैं, सारे तरफ सारे पशु पक्षी हैं, और सारे नेचुरल वातावरण में तैयार होने वाले फल हैं, सब्जी है। परिवार वहाँ जाता है, अपनी चॉइस के हिसाब से सब्जियाँ वगैरह तोड़ कर अपने सामने लाता है, और वहीं देसी तरीके से जो शुद्ध भोजन है वो तैयार करके और वो उसमें उसको उपयोग करता है। तो देखा आपने
किस तरह से ललित देवड़ा एग्रो पर्यटन को बढ़ावा देते हुए अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आप भी इनसे प्रेरणा लेकर एग्रो पर्यटन को अपनाकर अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नर्सरी यहाँ पर चला रहे हैं। आप भी अपने खेत में इस तरह की एक छोटी नर्सरी बना सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम प्रगति की राह पर। हमारे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक और प्रगतिशील किसान जयराम गायकवाड़ से। ये गन्ने की खेती करते हैं, गन्ने को प्रोसेस करके गुड़ बनाते हैं। उसके अलावा ये पशुपालन भी करते हैं, दूध को प्रोसेस करके मावा बनाते हैं। ये हैं ग्राम भगोली, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश के निवासी।